हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थीसिस राइटिंग की इस पूरी प्लेलिस्ट में जैसे मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ कि ये मेरा पर्सनल थीसिस है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइस पे काम किया गया है। इसकी पूरी डिटेल और एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइस के बारे में जो थीसिस होता है उसमें कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने होते हैं वो आपके सामने डिस्कस किए जाते हैं, आपको शो करवाए जाते हैं। लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट के पहले तीन ए बी सी पार्ट को, जिसमें हमने चेक किया कि इंट्रोडक्शन स्टार्ट कैसे लिया जाता है। उसके बाद उसमें जो डिफरेंट चीज़ें हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल आपका सिलेक्टेड डाई या सिलेक्टेड मेटल जिस पे आप थीसिस राइटअप कर रहे हो उसकी डिटेल आ जाती है। देन आप कन्वेंशनल टेक्निक्स को डिस्कस करते हो, जिसमें हमने अराउंड अबाउट 5 to 6 टेक्निक को डिस्कस किया, उनका पूरा प्रोसीजर देखा। नेक्स्ट पे हम एड्जॉर्प्शन पे आ गए। एड्जॉर्प्शन की जो वीडियो है उसमें हमने एड्जॉर्प्शन का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव चेक किया, सरफेस कवरेज, मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एड्जॉर्प्शन को। हम ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में ही आपने वो सारे आइसोथर्म मॉडल, सारे काइनेटिक मॉडल, सारी थर्मोडाइनमिक्स भी डिस्कस करनी होती है जो आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में अप्लाई कर रहे हो। आपने रिजल्ट्स एंड डिस्कशन पार्ट में उनकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन, प्रॉपर रिजल्ट मेंशन करने होते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन पार्ट में आप उनकी डिटेल इसलिए ऐड करते हो ताकि जो रिव्यूअर है, ये जो स्टडी करने वाला है, उसको समझ आ जाए कि ये मॉडल्स किस से रिलेटेड हैं, इन मॉडल्स के पोस्टुलेट्स या इन जो भी आप आइसोथर्म या काइनेटिक मॉडल्स अप्लाई कर रहे हो उनके क्या पोस्टुलेट्स हैं, उनसे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, और वो उनका ग्राफ किन किन के दरमियान, कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके दरमियान ग्राफ प्लॉट किया जाता है। इंट्रोडक्शन में आपने इनकी डिटेल भी ऐड करनी होती है। तो हम लास्ट वीडियोस अगर आपने सीक्वेंस वाइज देखी होंगी तो आपको होपफुली के काफ़ी कुछ सीखने को और समझने को मिला होगा। हम उसी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज इंट्रोडक्शन की ये चौथी वीडियो है जिसमें हम थर्मोडायनेमिक्स, आइसोथर्म मॉडल्स और काइनेटिक मॉडल्स की डिस्कशन करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स थीसिस में इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने ये बताना होता है कि हम थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यूजुअली थर्मोडायनेमिक्स मीन स्टडी ऑफ रिएक्शन विद चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का चेंज करने के साथ साथ रिएक्शन कंडीशंस में, रिएक्शन के रिजल्ट में क्या चेंजेस आ रही हैं, उनकी स्टडी को थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। टेम्परेचर चेंज करने से तीन तरह की तब्दीलियाँ आती हैं, जिसमें गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज आता है, दूसरे नंबर पे एंथैल्पी में चेंज आता है, तीसरे नंबर पे एंट्रोपी में चेंज आता है। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो हम तीन चीज़ें डिस्कस करते हैं उसमें हमारे पास डेल्टा जी आ जाता है। डेल्टा फॉर चेंज, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, दूसरे नंबर पे चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच, और तीसरे नंबर पे चेंज इन एंट्रोपी जिसको डेल्टा एस से लिखा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स को थोरोली स्टडी करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स में क्या चीज़ें इंट्रोडक्शन में लिखी जाती हैं और इनको लिखना, इनकी जो रेफरेंसेस हैं उसके लिए आप कौन सा पेपर या कौन सा थीसिस जो है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। थर्मोडायनेमिक्स की जो फर्दर डिटेल है, इसकी जो मज़ीद एक्सप्लेनेशन है वो एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइज वाली प्ले लिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। उसमें इसकी कंप्लीट एक्सेल शीट थर्मोडायनेमिक्स में कैसे कैलकुलेशन की जाती हैं, डेल्टा जी, डेल्टा एस, डेल्टा एच कैसे निकाला जाता है, उनका क्या मतलब है, पॉजिटिव वैल्यू आए तो क्या शो करता है, नेगेटिव वैल्यू आए तो क्या शो करता है। ये थर्मोडायनेमिक्स ऑफ डाइज वाली वीडियो जो कि उस प्ले लिस्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उस प्ले लिस्ट में थर्मोडायनेमिक्स वाली वीडियो चेक कर लीजिएगा। उसमें कंप्लीट थोरोली एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की गई है। होप्स हो कि आपको उस वीडियो को चेक करने के बाद आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूजन, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन को। थर्मोडायनेमिक ऑफ एड्जॉर्प्शन में आप जो मेन इसमें फार्मूला होता है वो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स की कैलकुलेशन का, सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट का फार्मूला इसमें आता है कि जो कंसंट्रेशन डाई की एड्जॉर्ब होती है किसी भी एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर, उसको डिवाइड किया जाता है वो कंसंट्रेशन जो कि एड्जॉर्ब नहीं हुई बल्कि सॉल्यूशन में रह गई है। तो उससे हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसको डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट कहा जाता है।
अगर आपने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पढ़ी होगी टेक्निक, तो उसमें भी क्या होता है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स लिए जाते हैं, और जो चीज़ हमने अलग करनी होती है या उसको हम चाह रहे हैं कि उसको एक्सट्रैक्ट कर लें, तो वो क्या होता है कि उसका कुछ पार्ट एक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है जो कि कम अमाउंट में होता है, कम कंसनट्रेशन होती है, बल्कि ज़्यादातर हिस्सा दूसरे जो जिसकी कंसनट्रेशन या जिसकी मिसिबिलिटी उस सॉल्वेंट जिसको हम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उससे मैच करती है। जब उसके साथ मैच कर जाती है, दोनों पोलर हों या दोनों नॉन पोलर हों, तो उसमें ज़्यादा प्रोपोर्शन उसका सोल्यूबल होता है। फिर हम उस सॉल्वेंट को या मिक्सचर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर उसमें से उस सॉल्वेंट को जो रिक्वायर्ड या डिज़ायर्ड होता है उसको अलग कर लिया जाता है। तो इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट का ही रूल अप्लाई होता है कि एक सोल्यूट जिसको आप अलग करना चाह रहे हो, सोल्यूट या सॉल्वेंट, वो एक सॉल्वेंट में ज़्यादा मिसिबल होता है जबकि दूसरे में बहुत कम मिसिबल होता है या बहुत कम सोलूबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके साथ उसकी पोलैरिटी मैच नहीं कर रही होती। तो यही केस यहाँ पे होता है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट में। आपका जो डाई का सोल्यूशन है उसमें क्या है, आप एक एड्जॉर्बेंट जब ऐड करते हो उसकी एड्जॉर्प्शन को स्टडी करते हो, तो उसमें क्या देखने को आता है, एड्जॉर्प्शन जब होती है तो उसके साथ हम लास्ट वीडियोस में भी चेक कर चुके हैं कि एड्जॉर्प्शन के साथ साथ डीजॉर्प्शन भी होती है। ये हम कॉमन सेंस की बात है कि जब भी कोई फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उसका बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा। तो अगर एड्जॉर्प्शन हो रही है तो इट मीन्स कि डाई की कंसनट्रेशन वो एड्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन में जो कंसनट्रेशन आएगी वो यहाँ पे लिखी जाएगी, और जो कंसनट्रेशन डीजॉर्ब हो चुकी है या जो कंसनट्रेशन अभी एड्जॉर्ब ही नहीं हुई, जिसको हम इक्विलिब्रियम टाइम या सी इक्विलिब्रियम कहते हैं, तो वो कंसनट्रेशन वो वाली होगी, या तो वो डीजॉर्ब हो चुके हैं वो डाई की इतनी अमाउंट, या वो कंसनट्रेशन ऑफ डाई अभी एड्जॉर्ब ही नहीं हुई और हमने कॉन्टैक्ट टाइम जो है वो 90 मिनट्स का दिया था, 90 मिनट्स के अंदर वो डाई इतनी अमाउंट एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे एड्जॉर्ब ही नहीं हुई, वो सोल्यूशन के अंदर ही रही है, तो उसको हम सी इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक हो गया। तो एड्जॉर्प्शन, सी एड्जॉर्ब मीन वो अमाउंट ऑफ डाई, वो कंसनट्रेशन ऑफ डाई जो एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो चुकी है, जबकि दूसरे नंबर पे जो सी इक्विलिब्रियम है डेट इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ डाई जो कि सोल्यूशन में है, जो अभी एड्जॉर्ब नहीं हुई या जो डीजॉर्ब हो चुकी है। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। इससे हमें डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट का के सी का पता चल जाता है। थर्मोडायनामिक्स में जो हमने तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है, डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी, इन तीनों के रिलेशनशिप को इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेट इज नेचुरल लॉग के सी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच ओवर आर टी प्लस डेल्टा एस ओवर आर। इसको वांट ऑफ इक्वेशन कहा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका थीसिस का वाइवा हो रहा है या आप डिफेंस कर रहे हो अपने सिनॉप्सिस का, तो आपसे ये वांट ऑफ इक्वेशन यूजुअली पूछी जाती है, इसको आपने लाजमी याद करना है। इसमें क्या होता है कि ये नेचुरल लॉग के सी का क्या फार्मूला है वो हम आप ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। डेल्टा एच इज़ द चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी जो है हमारे पास इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की, उसको एंथैल्पी कहा जाता है। आर हमारे पास आइडियल गैस कांस्टेंट है। टी इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, जिस टेम्परेचर पे हम काम कर रहे हैं। डेल्टा एस इज द चेंज इन एंट्रोपी और आर इज़ आइडियल गैस कांस्टेंट। यहाँ पे ये वांट ऑफ इक्वेशन को यूज़ करके हमने ग्राफ भी प्लॉट करना होता है, जिसको वांट ऑफ प्लॉट कहा जाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वांट ऑफ प्लॉट किसके दरमियान बनाया जाता है? नेचुरल लॉग के सी और 1/t, इन दोनों के दरमियान वांट ऑफ प्लॉट जो है वो बनाया जाता है। ये हम ऑलरेडी थर्मोडायनामिक्स जो एड्जॉर्प्शन वाली प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा। उसमें हम ऑलरेडी वांट ऑफ प्लॉट को कंप्लीट या डिटेल डिस्कशन उसकी कर चुके हैं कि वो क्या है, वांट ऑफ प्लॉट से हमें क्या चीज़ें पता चलती हैं। हम यहाँ पे उसको रिपीट नहीं करेंगे। आई मस्ट रिकमेंड कि आप उस वीडियो को लाजमी देखें, अदरवाइज़ आप अगर एक थोरो अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं थर्मोडायनामिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन की, तो आपके लिए वो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इस ग्राफ की स्लोप से हमें डेल्टा एच और इंटरसेप्ट से डेल्टा एस कैलकुलेट हो जाता है। ये भी हम उस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप काइंडली उस वीडियो को लाजमी चेक कीजिएगा। आर यहाँ पे आइडियल गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आपको पता है 8.31 और इसका जो यूनिट है जॉल पर मोल पर केल्विन होता है। टी जो है टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में लिया जाता है, डिग्री सेल्सियस में नहीं लिया जाता। और डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस तीनों का जो रिलेशनशिप है आपस में, वो इस इक्वेशन से जो है वो शो होता है।
डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। यहाँ पे जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो इक्वल है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। और यहाँ पे भी जो ये टेम्परेचर है इसका यूनिट केल्विन है, डिग्री सेल्सियस नहीं होता। अगर आप डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे काम कर रहे हो तो आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर लो 273 उसमें ऐड करके, तो वो टेम्परेचर का यूनिट केल्विन में चेंज हो जाता है। उसके बाद आपने इस तरह की डिटेल थोड़ी सी ऐड करनी है थर्मोडायनेमिक्स के केस में, उसकी थोड़ी बहुत बतानी है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपने डिस्कस करनी है, उसके फार्मूलाज बता देने हैं। और उसके बाद आपने ये बताना है कि जो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, पहले मैं आपको उनका बता दूं कि उनका उन टर्म्स का मतलब क्या है, उसके बाद हम उनके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की तरफ चलते हैं। डेल्टा जी इज़ द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी वो एनर्जी होती है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है, वो एनर्जी सिस्टम की जो कि किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती। जो सिस्टम की पास फ्री अवेलेबल एनर्जी होती है वो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी को जी से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा जो डेल्टा एच है वो एंथैल्पी चेंज है। एंथैल्पी का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, यानी कि जो आप सिस्टम स्टडी कर रहे हो, जो जिस चीज़ को स्टडी कर रहे हो, जो रिएक्शन लगा रहे हो, उसकी टोटल एनर्जी, उस सिस्टम की टोटल सम ऑफ एनर्जी इज़ इक्वल टू एंथैल्पी, ठीक है। उसके टोटल एनर्जी में हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी भी आ जाती है, रोटेशनल एनर्जी भी आ जाती है, ट्रांसलेशनल एनर्जी भी आ जाती है। उसमें हर तरह की एनर्जी इन्वॉल्व होती है, मॉलिक्यूलर भी और एटॉमिक एनर्जी भी। सम ऑफ ऑल एनर्जीज ऑफ अ सिस्टम इज़ नोन एज इंटरनल एनर्जी, ठीक हो गया। तो उसी को एंथैल्पी कहा जाता है, यानी कि एच से डिनोट किया जाता है। एस या डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी है, एस फॉर एंट्रोपी है। एंट्रोपी इज़ बेसिकली डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम, किसी सिस्टम में कितनी चेंजेस आ रही है, कितनी रैंडमनेस आ रही है, कितनी खराबी पैदा हो रही है, डैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एंट्रोपी, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल एड्जॉर्प्शन हो रही है, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि एड्जॉर्प्शन में और डिसऑर्डरनेस में इनका क्या रिलेशन है आपस में। तो अगर आप इस पॉइंट को, मेरी ज़रा बात को गौर से सुनिएगा, फिर आपको एंट्रोपी का और एड्जॉर्प्शन का रिलेशन समझ में आएगा। कहने की बात यह है कि जब एक सिस्टम है उसके अंदर आपने डाई मॉलिक्यूल्स या डाई सोल्यूशन बना दिया है, ठीक है, और उसके साथ ही एड्जॉर्बेंट है, अभी उसके ऊपर एड्जॉर्प्शन नहीं हुई, डाई मॉलिक्यूल्स की एड्जॉर्प्शन अभी नहीं हुई, ठीक है। तो क्या होगा, लिक्विड के या डाई के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। हमने पढ़ा है ये, हमने 9th-10th की क्लासेस में भी पढ़ा है, फर्स्ट या सेकेंड ईयर में भी, कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मूवमेंट रैंडम मूवमेंट होती है, रैंडमली मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। जबकि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वाइब्रेशनल मूवमेंट होती है, यानी कि वो अपनी ही जगह पे मूव कर रहे होते हैं, उनकी भी मूवमेंट होती है, जो टेम्परेचर ज़्यादा करने के साथ साथ और ज़्यादा मूवमेंट होती जाती है। और जितना टेम्परेचर ज़्यादा करते जाते हैं उतनी रैंडमनेस ज़्यादा होती जाती है, और फिर वो ऊपर को उठते हैं, और जब वो ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर देंगे तो वो बॉइलिंग की तरफ चले जाएंगे। अब बॉइलिंग भी क्यों होती है, वो भी तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स ही हैं। तो जब लिक्विड को हीट करते हैं तो क्या होता है कि उनके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बहुत बहुत ज़्यादा हद तक इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी कुलियन ज़्यादा होती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लेवल तक चली जाती है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो अपनी सरफेस छोड़ के वो वेपर की शक्ल में आ जाते हैं, गैस मॉलिक्यूल की शक्ल में आ जाते हैं, और पानी जो है वो बॉयल हो जाता है या वेपराइज हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, रैंडमनेस ज़्यादा हो रही है। रैंडमनेस ज़्यादा कैसे हुई, टेम्परेचर ज़्यादा किया, पहले मॉलिक्यूल्स आहिस्ता से मूव कर रहे थे, टू एंड फ्रो मोशन हो रही थी उनकी, लेकिन अब क्या है, लिक्विड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई, अब वो गैस की शक्ल में आने को ज़्यादा पसंद करेंगे, वेपर की शक्ल में इवेपोरेट हो जाएंगे, और पानी जो है वो काफ़ी हद तक वो बॉयल हो चुका है, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इट मीन्स कि यहाँ पे रैंडमनेस टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ की गई है। लेकिन अगर एड्जॉर्प्शन की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जब एड्जॉर्प्शन होती है तो यहाँ हम टेम्परेचर ज़्यादा कर रहे हैं, टेम्परेचर ज़्यादा कर रहे हैं, इसी तरह जो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बॉयल हुए हैं, इवेपोरेट हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह डाई मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, उनकी आपस में कोलिजन ज़्यादा होती है, तो वो आपस में टकराते टकराते वो एड्जॉर्बेंट की सरफेस के साथ भी कोलाइड कर जाते हैं,
जब एड्जॉर्बेंट की सरफेस के साथ कोलाइड कर जाते हैं तो फिर वो एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप है वो जल्दी से उनको कैच करते हैं, उनके दरमियान बॉन्डिंग डेवलप होती है और एज अ रिजल्ट वो डाई मॉलिक्यूल एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाते हैं। लास्ट टाइम जो हमने मैकेनिज्म स्टडी किया था, अगर मैं आपके सामने यही रखूँ तो ये चीज़ है। यहाँ पे देखें कि ये डाई मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ऊपर ये लिक्विड है और ये एड्जॉर्बेंट की सरफेस है, ठीक है। अब डाई मॉलिक्यूल्स के ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो फ्रीली मूव कर रहे थे, यानी कि उनकी वाइब्रेशन हो रही थी, टू एंड फ्रो मोशन तो हो रही थी लेकिन इतनी फ्रीली मूवमेंट नहीं थी। जब टेम्परेचर ज़्यादा किया तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई कि वो आपस में टकरा आपस में तो उनकी कोलिजन हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता टकराते हुए वो एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर भी टकराना शुरू हो गए। उनकी कोलिजन एड्जॉर्बेंट की सरफेस के साथ जब होगी तो एज अ रिजल्ट डाई मॉलिक्यूल्स के मैक्सिमम चांसेस होंगे कि वो एड्जॉर्ब हो जाएं, क्योंकि एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर जो है फंक्शन ग्रुप्स वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, नेगेटिवली चार्ज होंगे या पॉजिटिवली चार्ज होंगे, न्यूट्रल फॉर्म में नहीं होंगे, ठीक है। तो उस फॉर्म में क्या होगा कि वहाँ पे डाई मॉलिक्यूल्स की एड्जॉर्प्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि डाई मॉलिक्यूल्स की कोलिजन ज़्यादा हो रही है, ठीक है। कोलिजन थ्योरी भी यही कहती है, कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि जब कोई चीज़, कोई मॉलिक्यूल किसी दूसरी चीज़ के साथ कोलाइड करता है या आपस में उनकी कोलिजन होती है तो वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में इसी तरह बनती हैं जब उनकी कोलिजन होती है। कोलिजन कैसी होती है, पहले उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा होते होते फिर वो आपस में कोलाइड करते हैं, जब वो चीज़ें कोलाइड करती हैं, वो दोनों रिएक्टेंट कोलाइड करती हैं तो वो कोलाइड करके उनके दरमियान रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट बन जाती है। सेम यही केस यहाँ पे हो रहा है। अब देखें फॉर एग्जांपल इसको ले लेते हैं कि ये जी है तो ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन, ये केमिकल है, हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन सपोज कर लें कि ये रैंडम मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे डिसऑर्डरनेस ज़्यादा है, सपोज कर लेते हैं। अब आपने ये नहीं समझना कि ये फिजिकल को मैं रैंडमनेस कह रही हूँ, तो सपोज कर लेते हैं जी यहाँ पे ये मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की जो कि रैंडमली हो रही है, और यहाँ पे ये देखें यहाँ पे रैंडमनेस ज़्यादा है क्योंकि अभी टेम्परेचर उस पॉइंट तक नहीं पहुँचा कि ये डाई मॉलिक्यूल इसके साथ कोलाइड करें, अभी वो आपस में ही कोलिजन उनकी ज़्यादा हो रही है। फिर टेम्परेचर और ज़्यादा करते जाएंगे यहाँ तक इतना ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया कि ये जो डाई मॉलिक्यूल्स है ना ये इसके साथ भी कोलाइड होना शुरू हो गए और इसकी सरफेस के ऊपर आके एड्जॉर्ब हो गए, ठीक है। अब यानी कि वो एक सरफेस के ऊपर आके उनकी बॉन्डिंग डिवेलप हो चुकी है, अब वो इस सरफेस से डिसॉर्ब इतनी जल्दी नहीं होंगे, रिवर्स रिएक्शन होगा लेकिन इतना फास्ट नहीं होगा जितना फास्ट एड्जॉर्प्शन का रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो अब क्या है कि पहले वो रैंडमनेस ज़्यादा थी, ज़्यादा मॉलिक्यूल मूव कर रहे थे, अब आधे से ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे एड्जॉर्ब हो गए। फर्ज कर लेते हैं पहले इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल जो थे वो रैंडमनेस काज कर रहे थे, इतनी ज़्यादा फ्री मूवमेंट हो रही थी, अब सिर्फ 2 मॉलिक्यूल की मूवमेंट है, बाकी सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो एड्जॉर्ब हो चुके हैं। तो यहाँ पे रैंडमनेस किस में कम है, इसमें कम है, इस स्ट्रक्चर में रैंडमनेस कम है। क्यों कम है, क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो चुके हैं सरफेस के ऊपर, सिर्फ एक आधा ही बचा है। यहाँ पे सारे के सारे मॉलिक्यूल जो थे ये रैंडमनेस काज कर रहे थे, तो यहाँ पे विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंट्रोपी कम हुई, रैंडमनेस कम हुई, डिसऑर्डरनेस कम हुई, जो एक हलचल मची थी, एक खराबी पैदा हुई थी, वो काफ़ी हद तक कम हो गई। क्यों कम हुई, क्योंकि एड्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गई। इससे आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया, विद इंक्रीज इन एड्जॉर्प्शन एंट्रोपी डिक्रीज्ड। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है कि रैंडमनेस एड्जॉर्प्शन होने के साथ साथ रैंडमनेस जो है वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि पहले वो रैंडमली इधर उधर बिखरे हुए थे, अब वो एक जगह पे आके एड्जॉर्ब हो चुके हैं। तो इसी को हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक हो गया। अब आई होप कि आपको इन तीनों टर्म्स डेल्टा जी, डेल्टा एस और डेल्टा एच का जो उनका मीनिंग था वो समझ में आ गया होगा। अब एक बात यहाँ पे और आती है, 4 तरह की टर्म्स हैं जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, आपको पहले भी उनसे फेमिलियर होंगे, और जो प्ले लिस्ट है एड्जॉर्प्शन वाली हम उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं पहले, लेकिन मैं ये वो चीज़ यहाँ पे दोबारा बता देती हूँ। एक होते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एक होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होते हैं जो जिनको स्टार्ट करने के लिए कोई हमें इनपुट नहीं देना पड़ती, ऑटोमेटिकली वो प्रोसीड कर जाते हैं, दे प्रोसीड ऑन देयर ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंट, ठीक है। वो किसी भी एक्सटर्नल इनपुट की वजह से वो प्रोसीड नहीं करते, बल्कि उनके बगैर वो ऑटोमेटिकली प्रोसीड कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस तरह कह लें कि अगर एक वाटर है वो हाई पोजीशन से लो पोजीशन में आ रहा है, वाटरफॉल जो होता है वो ऑटोमेटिकली ग्रेविटी की वजह से ऊपर वाली सतह से नीचे आता रहता है, उसमें कोई
ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट या कोई और मशीनरी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा प्रोसेस होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, जो कि खुद ब खुद नहीं होता, हमें उसको स्टार्ट करने के लिए या उस थ्रू आउट द प्रोसेस हमें उसको इनपुट प्रोवाइड करना पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर वाटर मूवमेंट हमने करवानी हो, एक डाउन पोजीशन से लेके हमने उसको अपर पोजीशन तक लेके जाना हो, तो हम उसके लिए ह्यूमन फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ती है या कोई ना कोई इनपुट देनी पड़ती है, जो कि पानी नीचे से ऊपर लेके जाती है, क्योंकि वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, उसके लिए इनपुट देना पड़ेगी। तो ऐसे रिएक्शन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। डेल्टा जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी हमें ये बताती है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा जी की वैल्यू, कैलकुलेशन जो हम करेंगे एक्सेल शीट से, वो कैलकुलेशन कैसे करनी है उसकी वीडियो मैंने बता दिया है प्ले लिस्ट में। थर्मोडाइनमिक्स वाली वीडियो को चेक कर लीजिएगा, जो कोई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, उस पूरी प्ले लिस्ट में आप मज़ीद उसकी कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव में आ रही है, जो इसका आंसर एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग नेगेटिव में आया है, तो इट मीन्स कि प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर। उसको स्टार्ट करने के लिए कोई इनपुट नहीं देना पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली प्रोसीड करेगा, ठीक है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, प्लस का साइन आ रहा है उसकी वैल्यू के साथ, इट मीन्स प्लस का साइन क्या करता है, एडिशन, यही शो करता है ना कि एडिशन हो रही है। एडिशन किसकी हो रही है, इनपुट की। हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर, हमें इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए समवट इनपुट एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, किसी भी शक्ल में, हीट की शक्ल में दे दें या उसको मैकेनिकल मूवमेंट की शक्ल में दे दें, किसी भी शक्ल में उसको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगी। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इट मीन्स प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर। अगर एड्जॉर्प्शन के केस में डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो हम कहेंगे कि ये जो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस जो हम स्टडी कर रहे हैं, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आई है, तो इट मीन्स कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, एड्जॉर्प्शन ऑटोमेटिकली हो रही है, हमें कोई हीट वगैरह नहीं देनी पड़ रही। लेकिन अगर डेल्टा जी की वैल्यू प्लस में आ रही है, तो हमें इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर जैसे जैसे ज़्यादा करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, समवट उसकी शेकिंग ज़्यादा करेंगे, या जो भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा होगी, किसी भी शक्ल में इनपुट ज़्यादा करेंगे, तो फिर हमारे पास प्रोसेस प्रोसीड करेगा। एड्सॉर्प्शन का वो ऑटोमेटिक नहीं होगा। थर्मोडाइनमिक्स से हमें डेल्टा जी से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। डेल्टा एच से हमें क्या चीज़ें पता चलती हैं, डेल्टा एच इज एंथैल्पी चेंज। अगर एंथैल्पी डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव में आती है, तो इट मीन्स कि वो प्रोसेस एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक प्रोसेस वो होते हैं जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी कि वो रिएक्शन जिनको प्रोसीड करने के लिए उनको हीट देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। एंडो मीन इन और एक्सो मीन आउट, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर डेल्टा एच की वैल्यू, एंथैल्पी चेंज की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, तो इट मीन्स कि हमें उस रिएक्शन को करवाने के लिए थ्रू आउट द रिएक्शन हीट प्रोवाइड करना पड़ेगी। तो इट मीन्स कि उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसकी ऐसे रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो रिएक्शंस आते हैं जो एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब ये होता है कि उनको रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज हो रही होती है, आउट हो रही होती है। उनका डेल्टा एच की वैल्यू अगर नेगेटिव के साथ है, तो इट मीन्स कि वहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर हो गया। तीसरे नंबर पे डेल्टा एस है। डेल्टा एस की वैल्यू अगर हमारे पास पोस्ट ज़्यादा हो रही है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ज़्यादा हो रही है, तो इट मीन्स कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर प्रोसेस जो है वो रैंडमनेस की तरफ ज़्यादा जा रहा है, और जबकि डिसऑर्डरनेस ज़्यादा हो रही है और प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही है, ठीक है। तो इट मीन्स कि प्रोसेस जो है हमारा फिर वो लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने के साथ रैंडमनेस कम हो रही है, डेल्टा एस की वैल्यू कम आ रही है, 10 पे ज़्यादा थी, 20 पे कम हुई, 30 पे कम हुई, 40 पे और कम होगी, 50 पे बहुत ज़्यादा कम आई, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा किया उधर से लेकिन एंट्रोपी कम आई, डिसऑर्डरनेस कम आई, तो इट मीन्स कि प्रोसेस टेम्परेचर ज़्यादा करने के साथ साथ फिजिबल हो रहा है, क्योंकि रैंडमनेस कम हो रही है। इसका मतलब ये है टेम्परेचर ज़्यादा करने के साथ साथ एड्जॉर्प्शन बढ़ रही है। तो ये तीनों चीज़ों से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, या उसमें रैंडमनेस में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है। और टी यहाँ पे टेम्परेचर है जो कि केल्विन में है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन थोरोली समझ में आ चुकी होगी। आगे वही चीज़ें सारी डिस्कस की गई हैं कि यहाँ पे डेल्टा एच का क्या मतलब है, और एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, ये सारी चीज़ें डेल्टा एच को बताया गया है।
तो ये सारी चीज़ें आपने अपने थीसिस में इंक्लूड करनी है। ये एक राउंड अबाउट 1 पेज का ये थर्मोडायनामिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन की डिटेल होगी। आपने 1 पेज तक कर लें या हाफ पेज तक कर लें तो डैट्स अनफ, या आपने थोड़ी बहुत डिटेल थर्मोडायनामिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन की ये भी अपने थीसिस में ऐड करनी होती है। यहाँ पे आपको जब मैं एक और चीज़ बता दूं कि जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है, जिसको हमने कहा है कि अगर ये नेगेटिव आ रही है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो ज़्यादातर जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं कि एक्सोथर्मिक होते हैं, मतलब कि जो एक दफ़ा से रिएक्शन प्रोसीड कर जाते हैं उनमें ऑटोमेटिक प्रोसीड कर जाते हैं, उनमें हीट रिलीज़ होती है, एब्जॉर्ब नहीं होती। यानी कि उनकी जो डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव में आ रही है तो डेल्टा एच की वैल्यू भी यूजुअली, हर केस में नहीं, यूजुअली नेगेटिव में ही आती है, क्योंकि वो जब वो रिएक्शन ऑटोमेटिक प्रोसीड करेगा तो एज अ रिजल्ट सम वट उसमें हीट भी रिलीज़ होगी। इट मीन्स कि हीट रिलीज़ हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, तो इट मीन्स कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव में आ रही है तो डेल्टा एच की वैल्यू भी नेगेटिव में आएगी। तो इसकी एग्जांपल समझने के लिए आप बॉम्ब ब्लास्ट को समझ लें। अगर बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो उसका टाइमर लगा होता है, आप उसको दोबारा से तो नहीं ना हीट प्रोवाइड करते। टाइमर के बाद जब टाइमर आउट ख़त्म हो जाता है, उसका आउट हो जाता है, तो वो बॉम्ब ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो जाता है। वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। अब बॉम्ब ब्लास्ट जब होगा, ऑटोमेटिक हुआ है, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है वहाँ पे, फायर पैदा हो जाती है, या दूसरे लफ्ज़ों में हीट एनर्जी पैदा हो जाती है। तो इसको आप इस तरह समझ लें कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जितने भी हैं उनमें हीट रिलीज़ होती है, एब्जॉर्ब बहुत 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 कम होती है, ये ना होने के बराबर है। ठीक हो गया। तो आपने ये थर्मोडायनामिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन अपने थीसिस में ये पॉइंट ऐड करना है। इससे अगली वीडियो में हम मुख्तलिफ आइसोथर्म मॉडल्स को और काइनेटिक मॉडल्स को भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर हम लिटरेचर रिव्यू की तरफ चलेंगे। उसके बाद मेथोडोलॉजी की तरफ आएंगे, क्या मेथोडोलॉजी आपने थीसिस में लिखनी है। और इसी के साथ साथ हम आर्टिकल की तरफ भी मूव कर रहे हैं। आर्टिकल की भी प्लेलिस्ट इंशाल्लाह ताला जल्द मैं अपलोड कर दूँगी। बल्कि आपको जब ये वीडियो, होपफुली जब आप ये वीडियो चेक कर रहे होंगे तो आपको साथ में आर्टिकल की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। अगर आप थीसिस राइटिंग के साथ साथ अपना आर्टिकल भी लिखना चाह रहे हैं इसी टॉपिक के ऊपर, तो उसकी डिटेल भी आपको बहुत जल्दी इसी चैनल पे मिल जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड विद यंग रिसर्चर्स। और अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।